जय हिंद छात्रों। आज सभी को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पे जीनियस करियर पॉइंट की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जीनियस करियर पॉइंट के डायरेक्टर पप्पू कुमार हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज कलीम सर बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट टीचर, उसके बाद बगल में कैलाश सर संस्कृत का स्पेशलिस्ट टीचर है। तो चलिए आज हम लोग इस एपिसोड में बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर पे ख़ास तरीक़ा से। तो आप लोग जितना सारे छात्र छात्राएँ वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर शेयर करें। एपिसोड 1 आ रहा है। तो आज हम लोग क्लास से बाहर निकल कर के आए हैं खुले आसमान में। खुला आसमान का मज़ा ही कुछ और है। प्रकृति का जो स्वभाव होता है वो एसी से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो आज हम लोग खुले आसमान में है। इसका राय हम लोग सबसे पहले कलीम सर से जानेंगे कि आपको खुला आसमान में जब भी ठंडा ठंडा हवा आ रही है प्लस सूरज का थोड़ा रोशनी आ रही है तो आपको कैसा फीलिंग लग रहा है सर? सबसे पहले हमारी ओर से और जीनियस करियर पॉइंट की ओर से आप सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खुली आसमान के अंदर में हम लोग एक ताजगी महसूस कर रहे हैं। खुला आसमान, इस प्रकृति की चीज़ें, ये हरियालियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है और इसी से हम लोग इसी परिवेश में रहकर हम लोग इतने आगे तक पहुँचे हैं। तो इस खुले आसमान के अंदर में जितने भी बात कही जाएगी बहुत ही कम है और ये हम लोगों का पहला एपिसोड है। तो इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर करें और भी इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे। तो इसके बाद अब बात को और आगे बढ़ाते हुए आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो इस जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि आज की दिनों में हम अपनी भारतीय कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो इस कल्चर के बारे में आखिर सर का क्या ख्याल है, मैं सर से जानना चाहता हूँ। देखिए, कहा जाता है सर कि हम ड्रेस पे वेशभूषा पे बात होती है तो सबसे मुख्य बात यह है कि हमारी जो बेटियां होती है तो उन्हें यह लगने लगा कि आज विदेशी कपड़ा जो है हमारी भारतीय कपड़ा से लाख गुना अच्छा है। लेकिन नहीं, ये मानसिकता कमज़ोर है। जो पढ़ी लिखी हुई बेटियां होती है, जो IAS IPS की तैयारी करते हैं, कभी उसके ड्रेस पे चर्चा कीजिए। पता है, सिंपल ड्रेस, साधारण वेशभूषा में रहने वाले, लेकिन जो थोड़ा सा कम एजुकेटेड होते हैं, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, अधूरा ज्ञान लेते हैं, पता है वही सब में ज़्यादा ये सब ड्रेस देखने को मिलता है। तो हम यही कहेंगे, बेटियों को शिक्षा दीजिए लेकिन अधूरा शिक्षा नहीं दीजिए। अधूरा शिक्षा जो होता है बहुत खतरनाक है। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक ऐसी हथियार है जो पूरे संसार को बदल सकता है। तो शिक्षा के हथियार के बारे में हम राय जानते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। जी, सही बात। शिक्षा ही हम लोगों को हर एक जगह पहुंचा सकती है। इनके बीच में तो बहुत सारे मुसीबतों का हमें को सामना करना पड़ता है। हम लोग अपने समाज के अंदर ये भी देखते हैं कि हमारे सामने गरीबी भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। लेकिन गरीबी में ही रहकर लोग अपने बड़े बड़े मंजिलों को हासिल किए हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि गरीबी हमें रोक सकती है। अब चलिए और भी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए, मुख्य रूप से गरीबी आपको शिक्षा का रुकावट का हथियार नहीं है। अगर ऐसा होता तो याद कीजिए APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम एक गरीब घराने से। याद करिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, क्या वो अमीर घराने में पैदा हुए थे? क्या अंबानी घराने में पैदा हुए थे? लेकिन आज उनको गर्व से हम याद करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और भीमराव अम्बेडकर से। बताइए, कोई भीमराव अम्बेडकर से भी गरीब हो सकता है जिसको लोग रूम देने से डरते थे? अरे तुम दलित घर के हो भाई, कैसे तुमको रूम दे दे हम? सोचिए उस समय भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या बीत रहा होगा जब लोग के पास जाते थे पढ़ने के लिए, सर कि हमको पढ़ना है, हमको रूम दे दीजिए। तो बताइए उस पर लोग क्या कहते थे कि बताओ जाति तुम्हारा क्या है? तो जाति पूछते तो बताता था कि हम दलित घर से आते हैं।
तो लोग उसे रूम नहीं देते थे। तो बताइए उस समय उनके छात्र जीवन में बाबा साहेब को कैसा फीलिंग लगता होगा जब उनको लोग ठुकरा देते होंगे अपने जगह से जा कर के। इस पे क्या राय है सर आपका? सर, जब तक मुसीबत का हम सामना नहीं कर सकते तब तक हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। उनकी फीलिंग तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मेरा अपना विचार है कि अगर उन्हें पढ़ने से बाहर रखा जाता था, रूम नहीं दिया जाता था, तो उनके अंदर में एक जुनून थी, और बिना जुनून के किसी भी चीज़ को हम हासिल नहीं कर सकते। उनके पास एक जज्बा था कि हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो उसी जज्बे के कारण से ही हमें ये लगता, हमारा अपना विचार है कि उन्हीं जज्बे को लेकर वो कभी भी अपने अंदर वो गिल्टी महसूस नहीं करते थे कि हमें जाति के आधार पे, रंग के आधार पे हमें नीचा कहा जाता है। वो ये समझते थे कि क्यों नहीं इस समाज को आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ने के लिए हो सकता है भगवान ने हमें ही आगे भेजा हो। तो इसी जज्बे को अपने अंदर रखकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उन्होंने लड़ा, और हम लोगों के सामने एक बेमिसाल, एक महान देशभक्त के रूप में, महान संविधाता के रूप में वो हमारे सामने आए और हमें बहुत कुछ भी सिखाए हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है समाज के बीच। पता है हम लोग के संस्थान में जब आते हैं लड़के तो बोलते हैं सर कि हम गरीब हैं, गरीबी के वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। जब हम लोग मिलते हैं, पास आउट होता है 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, तो हम लोग जाते हैं तो कभी मिलते हैं तो बच्चे लोग की पता है क्या टिप्पणी आती है? टिप्पणी ये आती है कि सर हम गरीबी की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए। क्या उस छात्रों को ऐसा करना सही था, या ऐसा बोलना सही है कि हम गरीबी के वजह से नहीं पढ़ पाए हैं? इस पे क्या आप बोलेंगे? सर, ऐसा नहीं है कि गरीबी के कारण से हम कुछ चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, ये तो है कि गरीबी के कारण से हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन गरीबी बहुत ही बेकार चीज़ है। ये हम लोगों को कब कहाँ पहुँचा दे किसी को पता नहीं है। हमें बहुत सारे अपने देशों के अंदर भी देखने के लिए भी मिलता है कि गरीबी के कारण से लोग सड़क पे चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अगर देखा जाए हमारे देश के अंदर में, तो भीमराव अंबेडकर जी भी हम किसी अमीर ख़ानदान से नहीं थे, वो भी एक गरीब परिवार से, और साथ में एक नीचे संप्रदाय से थे। और साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका आज जन्म दिवस है, APJ अब्दुल कलाम, तो इन सारे जिन्हें हम आज महान समझते हैं, महान गुरु भी इन्हें मानते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि गरीबी के कारण से हमें अपनी मंजिल को छोड़ देना चाहिए। गरीबी हम लोगों को नहीं रोक सकती है, गरीबी का सामना करके ही कुछ हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि गरीब में हम लोग को भगवान पैदा किया होंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो देखना चाहते हो कि क्या ये इंसान गरीबी का सामना कर सकता है या नहीं। तो बिल्कुल ये हम नहीं कह सकते कि गरीबी हम लोगों को रोक सकती है। हमें अगर गरीबी में हमें जन्म मिला है तो निश्चित है कि हमें कुछ कामयाबी करने के लिए ही मिला होगा। हम लोगों को गरीबी शिक्षा हासिल करने के लिए नहीं रोक सकती, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे हम पा करके हम अपने समाज को, अपने राज्य को और दुनिया को भी हम बदल सकते हैं। जी, कहने का मतलब यह है सर कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो बात यह आती है कि अगर गरीबी आपको रोक रहा है, गरीबी आई है, तो हम लोग ये सीखते हैं, या तो हम लोग ये कह सकते हैं इसमें पूरी तरीक़ा से कि जब हमारे अंदर तकलीफ़ें आती है तो हमें वो डराने के लिए नहीं आती है। पता है तकलीफ़ क्यों आती है? हमें सिखलाने के लिए आती है। और जब जब आपके ज़िंदगी में समस्या आए तो समझिए डरना नहीं है, उससे सामना कीजिए। पता आपको सिखलाने के लिए आया है, वो डराने के लिए नहीं आया है। जो भी आपका समस्या पढ़ रहे हैं, 10th का बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई वो सिखलाने के लिए आपको आया है मैथ। अगर आपको आसान तरीक़ा से मैथ बन जाता, हो सकता है आपको आगे और डीपली नहीं पढ़ पाते तो प्रॉब्लम्स होता। तो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें समस्या डराने के लिए नहीं आती है, जबकि समस्या हमें सिखलाने के लिए आती है। और एक और प्रश्नों पे हम बात करते हैं हम लोग कि बिहार बोर्ड के छात्रों का ऐसा लगता है कि सर अगर चोरी कर लिए ना तो हम पास हो जाएंगे।
तो ये बताइए छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो ऐसे सोच करके आते हैं करे बिहार बोर्ड का मतलब चोरी, चोरी मतलब पास। तो इस पे आप क्या टिप्पणियां देना चाहते हैं? जी सर, ये तो बहुत अच्छा सवाल किए हैं, क्योंकि हमें कई बार हम भी अपने राज्य से बाहर गए हैं तो हमें ये भी सुनने को मिला कि बिहार बोर्ड सही नहीं है। इसके वजह से तो कई जगह पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चोरी करके हम पास तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ का जंग नहीं जीत सकते हैं। चोरी करके पास कर जाना एक आम बात है, कोई दिक्कत नहीं, चोरी करके आप पास कर जाइएगा, लेकिन आपके पास जो ज्ञान होना चाहिए, जिसे हम मेरिट कहते जो होना चाहिए, वो हम लोगों के पास नहीं रह सकता। फिर अगर हम मैट्रिक पास कर जाते हैं तो आगे वाली चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पाएगी। जैसे हम 12th करना चाहे या 12th के बाद हम नीट जेईई निकालना चाहे तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पढ़ाई पहले करें और उसके बाद हम एग्ज़ाम को दें, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चोरी करके पास तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास वो ज्ञान नहीं रह पाएगा। तो हम लोग भी छात्रों से यही कहना चाहते हैं कि कुछ आपका प्रयास, कुछ मेरा प्रयास और बिहार के बदलने की प्रयास किया जाए। बिहार को बदलेंगे, कुछ आप बदलेंगे, कुछ हम बदलेंगे और कुछ यहाँ के रहने वाले लोग बदलेंगे और बिहार को बदलने का प्रयास करना है। जो दूसरे राज्य में जाने के बाद ये सुनने को मिलता है कि बिहार मतलब गरीबी, बिहार मतलब अनपढ़, बिहार मतलब अंग्रेजी नहीं जानना, बिहार मतलब तरह तरह के सवाल उठती है। ये सवाल से हमको निपटारा दिवाना है और ये दुनिया को दिखाना है बिहार मतलब आईएएस, बिहार मतलब आईपीएस, बिहार मतलब दरोगा, बिहार मतलब सरकारी नौकरी का कोई भी विभाग और बिहार के मतलब चैंपियन बनना। ये हमें सिखाना होगा दुनिया को और ये दिखाना होगा। और बिहारियों में बहुत जोश होता है। जब एक प्रेम होता है किसी से, अब प्रेम जब टूटता है ना तो लोग शराब छूते हैं, लेकिन बिहारियों के एक बड़ा अजीब हरकत है। वो हरकत क्या है कि वो किताब उठाते हैं और यूपीएससी सवार हो जाता है उसके दिमाग पे। तो अब हर बच्चे को यही होना चाहिए, यूपीएससी सवार कीजिए, नशा कीजिए। पता है किसकी? पढ़ाई के, किताब के। बातें कीजिए किताब से, आपसे भी किताब बातें करेगी, लेकिन आप प्रयास तो कीजिए बात करने का। किताब से बात कीजिएगा तब तो डेवलप कीजिएगा। तो ये बताइए कि छात्र जो है किताब पढ़ने के जगह ज़्यादातर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा बिताते हैं। तो क्या ये आज के ज़माना में सही है कि ज़्यादातर हमारा जो समय है सोशल मीडिया पे जा रहा है? क्या उस समय हमें निकाल करके किताबों, कॉपी और कलम पे भी आना होगा? इस पे आपका क्या राय है? जी सर, ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के दिनों में बिल्कुल देखा जा रहा है कि हमारे जो युवा लोग हैं, साथ में जो छात्र छात्रा जो भी हैं, वो आज के दिनों में ज़्यादातर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हम ये उन लोगों को नहीं कहेंगे कि आप सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ों का विकास हो रहा है और गलतियां भी ख़त्म हो रही है। लेकिन ख़ास तौर पे हम अपने छात्रों को कहना चाहूँगा कि आप लोग उतना ही समय के लिए यूज़ कीजिए जितना आपकी ज़रूरत है, और उसे ज़्यादा आदत मत लगाइए, क्योंकि आदत एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लत बन जाएगी और लत कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि कोई शराबी अगर कह दे कि हम कल से शराब पीना छोड़ देंगे, तो हमारा ये मानना है कि हम 100% कहते हैं कि वो किसी ना किसी दिन पी लेगा, मानने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज के दिनों में हमें सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट तो है हमारा, लेकिन जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही हमें डिपेंड होना चाहिए। और ख़ास करके मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, वो मोबाइल आप यूज़ कीजिए, लेकिन पढ़ाई के समय में आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज मत कीजिएगा। ये भी देखा जाता है कि पढ़ने वाले लड़के लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तो जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठते हो उस समय आप फ़्लाइट मोड कर देते हैं। ये फ़्लाइट मोड मत कीजिए, आप फ़ोन को बंद करके अपने जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ से कहीं दूर रख दीजिए, ताकि उस मोबाइल को आप छू ना पाएँ। और जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है उसके बाद आप की ज़रूरत है तो आप फ़ोन को यूज़ कीजिए। तो हम यही कहेंगे इसके लिए कि सोशल मीडिया ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हम उतनी यूज़ करें जितनी हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा हर एक चीज़ हमें नुकसानदायक होता है।
सर, जैसा कि अभी आप थोड़ा देर पहले आप ये भी बोले थे कि हमें भाषा के ऊपर आपने बताया था कि अगर बिहारियों को इंग्लिश नहीं आती है तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता। क्या ये हमारे बिहारियों के लिए या पूरे देश के लिए या पूरे दुनिया के अंदर में क्या ये हमारा लैंग्वेज, क्या ये सही है? क्या सही माना जाता है कि अगर बिहारियों को इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो क्या हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाए? देखिए, ऐसे तो कहा जाता है मगध, हम लोग मगध से बिलोंग करने वाले हैं। और मगध मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसके अंतर्गत जिसे दुनिया आकर के अध्ययन करती थी नालंदा विश्वविद्यालय में, जिस मगध के राजा एक बार अशोक रहे, जिस मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य रहे। पता हम लोग के तो अपने पे गर्व करना चाहिए कि जिस राज्य को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, आज भला के लोग तरह तरह के टिप्पणियां कर दें, लेकिन जाइए प्राचीन काल में, जाइए मध्यकाल में, भारत जो मगध हमारा है, जो शिक्षा का केंद्र माना जाता था, आज भी शिक्षा का केंद्र माना जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रयास हर छात्रों को, हर गार्जियन को, हर माँ बहन को करना होगा और आगे बढ़ना होगा शिक्षा के क्षेत्र में। और भाषा की रह गई बात, तो हम लोग मगध भाषा से हैं, लेकिन अभी हम लोग मगही नहीं बोल रहे हैं, हिंदी भाषा में आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग के जब अगला एपिसोड आएगा तो हम लोग मगही भाषा में ही लेकर के आएंगे, क्योंकि पहला दिन था आपको समझाना, ताकि ज़्यादा तरीक़ा से आप बिहारियों लोग जैसे सब लोग मगध की भाषा नहीं जानते हैं, इस भाषा को हम लोग बढ़ाएंगे। और आवाज़ उठाए हैं तो आप भी इस आवाज़ को बुलंदी बनिए और आगे बढ़िए और इस एपिसोड के ज़रूर सफल बनाइए। हम आपसे यही कहेंगे। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम, वो खुद तय करती है मंजिल आसमानों को, रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, उसको नहीं परवाह होती गिर जाने को। तो अगर हम लोग हौसला रखते हैं कि मगध की भाषा, मगध की धरती को आगे बढ़ाना है और शिक्षा से आगे बढ़ाना है, तो बढ़ा करके ही दम लेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिसे दुनिया बदल सकते हैं, जिसे संसार बदल सकते हैं। तो हम लोग बदल के दिखाएंगे। ये छोटा प्रयास एक दिन एक बड़ा प्रयास बन के उभरेगा, ये गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं। तो सर, आज हम लोग इस एपिसोड में ख़ास बात हम लोग ये कर रहे थे कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की हम लोग बात कर रहे। तो जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने होंगे तो अपने देश के लिए वो क्या सपने या क्या अपने मन में वो सोच रहे होंगे, उनके बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे, वो गरीब घराने से थे, ये बात सबको माननी पड़ेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी पत्नी एक बात कही थी, जी एक धोतिया ले लेते नए, लेकिन जो आप सुनिएगा लाल बहादुर शास्त्री का, बोलते हैं कि देखो हमारे भारत में बहुत सारे किसान हैं, जब तक सभी किसानों को नया कपड़ा नहीं हो जाता तब तक हम कैसे खरीदेंगे। और ये बात मुझे आज भी दिलों में चुभती है। हर पल मैं जहाँ जाता हूँ लाल बहादुर शास्त्री की बात तो ज़रूर याद करता हूँ। और उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, मतलब जवान को भी आगे बढ़ाना है, सैनिकों को आगे बढ़ाना है, किसान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि देश तंगियों का शिकार था। देश में तंगी बहुत ज़्यादा थी और इस तंगी से छुटकारा सिर्फ किसान दिला सकता है, शिक्षा दिला सकता है, जवान पूरे देश को जो रक्षा करते हैं वही दिला सकते हैं। बाकी बेफुजल बात करने वाले और लन फन कमेंट करने वाला तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जी सर, मेरा एक और सवाल है इस पर। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान, लेकिन अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को ये भी बोले जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान। आखिर सर इसका क्या मतलब है और वो हमारे देश को क्या संदेश देना चाहते थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी? देखिए, माननीय मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री हमारे हैं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका भी एक सपना ज़रूर रहा होगा कि देश को आगे बढ़ाना है। पर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है
जिनका विपरीत फैसला लेना पड़ता है, ये एक बात अलग है। लेकिन उनका भी एक सपना है कि किसान को आगे बढ़ाना है, जवान को आगे बढ़ाना है। लेकिन पार्टी में कुछ जो होता है, बोल सकते हैं एक प्रकार से अनुशंसा होता है, और उसी पे उनको आकर के बात करना होता है। तो वह भी आगे बढ़ाना चाहते हैं देश का, लेकिन वह पार्टी के दायरे में रह के बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा देश में आज जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। अगर सरकार चाहे तो सिर्फ बेरोजगारी को ख़त्म कर दे, लेकिन पता है सरकार हम लोगों को क्या करती है, कुछ पैसा दे करके हमारी गरीबों को ख़त्म करना चाहती है, गरीबी को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन पैसे से गरीबी कभी नहीं ख़त्म होगा, या रोजगार से ख़त्म होगा या तो फिर शिक्षा से ख़त्म होगा। ये दो ही हथियार को अपनाए सरकार, तो ज़रूर एक दिन हमारा देश जो है, जो तंगियों से झेल रहा है, महंगाइयों से झेल रहा है, ये ज़रूर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए महंगाई पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं मोदी जी पे। महंगाई, मोदी जी अपना घर से महंगाई थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं। आज पता है एजुकेशन की कमी हो रही है, जहाँ पे अच्छे प्रकार के फसल उत्पादन करना हो, वहाँ पे अच्छे प्रकार के फसल, महंगाई क्यों होता है? मांग ज़्यादा है, उत्पाद कम है, तो महंगा तो होना ही होना है ना। अब तेल महंगा हो रहा है, पता है गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है और तेल का जो है डिलीवरी कम हो रहा है, तो महंगाई तो होना है। तो हमें प्रधानमंत्री पे भी ज़्यादा सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ठीक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अपने दायरे में रह के काम करते हैं। लेकिन उनको दायरे से निकल करके कुछ पीछे के मुद्दे भी उनको याद आना चाहिए, और उन पर अगर फैसला ले तो सब युवा उनके एक साथ खड़ा हो जाते हैं। क्योंकि 2014 में ही उनको युवा साथ दिया था तो भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 में उनको जब युवा साथ दिया तो भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर मोदी जी चाहते हैं दोबारा और प्रधानमंत्री बनना, तीसरा बार चाहते हैं, तो युवाओं को साथ लेकर चलना होगा उनको, और युवाओं को साथ लेकर के चलना ही है। लेकिन उनको सबसे पहले बेरोजगारी पे आके बात करना होगा, शिक्षा पे आके बात करना होगा। क्योंकि देखिए अगर शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीक़ा से मजबूत कर दिया जाए तो देश तो ऐसा ही डेवलप हो जाएगा। बाकी फेबुजल बात हम लोग को नहीं करना है। तो इसी पे अब हम लोग कलीम सर से जानते हैं। तो सर एक और मेरा सवाल है कि हमारे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा गया? देखिए राष्ट्रपिता मतलब बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी के तो बात ही क्या करना है भाई। आज दुनिया में अगर आपको एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप उसे 40 को गाली दे देंगे, हो सकता है लाठी घर से निकाल के चलाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे, लोग एक गाल में मारते थे तो दूसरा गाल दे देते थे। और पता उनकी लड़ाई कैसे लड़ी जाती थी? अहिंसा, सत्य की मार्ग पे चल करके। बताइए ऐसे कोई जिंदगी जीता था? ऐसे कोई थे? तो सोचिए महात्मा गांधी कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हो। अगर आपको भी अगर एक थप्पड़ मार दिया जाएगा ना दोस्त, तो पता है क्या करोगे? तुरंत उसको गाली दोगे या लड़ाई कर लोगे। लेकिन महात्मा गांधी के एक थप्पड़ मारते थे तो दूसरा गाल दे देते थे। सोचिए ऐसा भी कोई मिलेगा व्यक्ति? इसीलिए पता है उनको राष्ट्र में एक पिता की दर्जा दिया गया, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ऐसे कोई ऐतिहासिक बुक में इसकी चर्चा नहीं है कि महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता कहा जाए। लेकिन हम लोगों की मान्यता है, भारत में हम लोग क्या है कि हम लोग अतिथि को देवो भव, मतलब अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है हम उसको सम्मान्य करते हैं और अपने से बड़ों को भी सम्मान्य करते हैं। तो हम लोग सम्मान्य की दृष्टि से महात्मा गांधी जी को देखते हैं, इसीलिए उन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से आज पुकारते हैं। लेकिन ऐसे इतिहास में कोई चर्चा नहीं है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ही कहा जाए, नेशन ऑफ फादर कहा जाए। लेकिन कभी कभी हिंदी कहानी में मिल जाती है, कभी कभी इंग्लिश के छोटा मोटा बुक में मिल जाती है कि नेशन ऑफ फादर, मतलब राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। ठीक है सर, तो हमारे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर महात्मा गांधी जी को रहते हुए भी हमारे देश का बंटवारा आखिर क्यों किया गया? देखिए बंटवारा ये महात्मा गांधी की वजह से नहीं हुई, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग की मांग 1940 में होती है। और बात तो यहाँ से आती है मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के। सवाल यहाँ उठती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री हम बने, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री हम बने। लेकिन दोनों के बीच टकराव होता है और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे अपने देश का मांग कर दिए। तो 15 अगस्त जो है एक खुशी का माहौल भी एक गम का माहौल है, क्योंकि इस देश का बंटवारा हुआ तो एक तरफ तो गम है, लेकिन एक तरफ गर्व है कि 200 वर्षों से जो गुलाम की जंजीर में फंसे थे उससे हम लोग को आज़ादी मिला। इसलिए हम लोग 15 अगस्त को खुशी मनाते हैं, क्योंकि हम लोग उसका ज़्यादा हम लोग का दर्द है
250 वर्षों के जो गुलाम था, 200 वर्षों से जो गुलाम था, उसकी हम लोगों को ज़्यादा फीलिंग आती है, अंदर से ज़्यादा खलती है खून, इसीलिए हम लोग उसके बदले में हम लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा, जैसे कहा ना जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा खुशियाँ होती है वहाँ पे लोग गम भूल जाते हैं। यह बात एक बेटी पर बड़ा अच्छा सूट करता है कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो महिला कितना दर्द सहती है, लेकिन पूरा परिवार जो है खुशी मनाती है। क्यों? क्योंकि एक संतान का जन्म दिया है। तो इसी प्रकार था, हम लोग जब बड़ा खुशियाँ आई तो छोटे खुशियाँ को भूल करके, तो इसमें महात्मा गांधी को कोई बड़ा योगदान नहीं रहा कि वो भारत पाकिस्तान के अलग करें, क्योंकि उनको भी एक सपना था कि भारत और पाकिस्तान एक हुए। और इसमें सबसे बड़ा पता योगदान किनका रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति नहीं होते तो पता आज भारत कई खंडों में बढ़ जाता। तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी सम्मान के दृष्टि से देखना होगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हमें यादगार के रूप में एक दिवस जरूर मनाना चाहिए। तो सर, हमारा और भी सवाल है कि इस अहिंसा दिवस के शुभ अवसर पर आप अपने छात्रों को, और ख़ास करके अपनी छात्रा को, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अहिंसा एक ऐसी मार्ग है बाबू, हम सभी छात्रों को यही कहना चाहते हैं कि बहुआ अहिंसा एक ऐसी मार्ग है जिससे आप दुनिया के हर चीज़ों को जीत सकते हैं। पता है, क्रूरता, गुस्सा आपको हरा सकता है, पर एकदम नॉर्मल विनम्रता आपको जिता सकती है। महात्मा गांधी के जीतने का मेन हथियार पता है क्या है? लोग के बड़े प्यार से पेश आते थे, इसीलिए तो महात्मा गांधी लड़ाई में जीत गए। और जो लोग, अगर मेरे पास कोई आएगा और क्रूरता से बात करेगा, गाली गलौज से बात करेगा, तो क्या हम झुकेंगे? लेकिन कोई प्यार से कह देगा तो हम लोग ज़रूर झुकेंगे और उसको सम्मान करेंगे। तो हर छात्रों को कहते हैं, सबसे बड़ा अगर हथियार अपनाना है तो अहिंसा का हथियार अपनाइए, बातचीत से लड़ाई लड़िए और आगे बढ़ाइए। और लड़ाई उसी को लड़ना है देश के लिए हो, देश से प्रेम करिए, राष्ट्रवादी बनिए, क्रांतिकारी बनिए और आगे बढ़िए, और देश को भी बढ़ाइए, और साथ साथ अपने राज्य और मगध की धरती को भी आगे बढ़ाना होगा। जी सर, ये बात बिल्कुल भी सही है कि आज के दिनों में अगर हम सत्य और अहिंसा जो हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा बताया गया, अगर हम उनकी राहों पर, उनकी मार्गों पर चलें तो बिल्कुल भी है कि हम हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आज के दिनों में अगर लड़ाई की जाए, बहस किसी के साथ की जाए, तो बात बढ़ते चली जाएगी और हमारी जो समस्या है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। हमें महात्मा गांधी जी के बातों को और उनकी हर एक बातों को हमें ध्यान रखना ही है, उनकी बातों को हमें मानना पड़ेगा, सत्य अहिंसा पे ही चलना पड़ेगा। और आगे और भी बात करते हैं कि आपकी शिक्षण संस्थाओं में छात्रा के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्रों को, मतलब आप अपने स्टूडेंट को कैसे शिक्षित करना चाहते हैं कि वो आगे चल कर के जो उसकी सपना हो वो पूरा कर सके? देखिए, मैं हर लड़के और लड़कियों को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अगर मेरे शिक्षा संस्थान में आते हैं तो हम लोग भरोसा देते हैं कि आप आगे आज नहीं बढ़िएगा, लेकिन जब यहाँ से आप अदर जगह पे जाएंगे तो हम लोग सिलेबस में इतना आपको कॉन्फिडेंस करके भेजेंगे जहाँ आपको किसी भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप आइए, और शिक्षा के लिए आपको जहाँ भी लड़ना पड़े आप स्वतंत्र है लड़ने के लिए, लड़िए। और बात रह गई, आप अगर संस्थान में आप चले आते हैं, जितना भी लड़कियां हैं, तो आपको किसी प्रकार के भी यहाँ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हर प्रकार के यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराए हुए हैं। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए हर प्रकार के फैकल्टी हमारे पास है। किसी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं, यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि दिक्कत की सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप एकदम बोल सकते हैं कि बेफिक्र यहाँ पे आप पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के सवाल में भी दिक्कत होगा तो आप टीचर से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। आप ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी आकर पढ़ सकते हैं। हम लोग हर क्षेत्रों में एक्टिव हैं और हमारी टीम हर क्षेत्र में एक्टिव है। तो आप अगर हमसे समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम मान लीजिए आपसे बात नहीं कर पाए, अन्य टीचर बात कर पाएंगे, लेकिन आपको समस्या 100% सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे एक बार यहाँ पे आप आ करके देखिए। बिल्कुल, ये सही बात है कि अगर आपको छात्रों को अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो हमारा इस जीनियस करियर पॉइंट का टीम जो भी है, हर एक सवाल को सोल्व करने के लिए हमेशा अग्रसर है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हो, तो आप लोग आए, ऑफलाइन में आए, ऑनलाइन में आए, किसी तरह से भी आप जुड़ें, आपका हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो सर से और भी सवाल है कि जो गरीब परिवार से लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है,
पढ़ने का नहीं है, तो सर उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? देखिए, बात रह गया गरीब छात्रों को। अगर आपके पास पैसा का अभाव है, आप डायरेक्ट मेरे संस्थान में आइए, डायरेक्ट हमसे मिलिए कि सर हमारे माता पिता गरीब हैं या माता पिता नहीं है। आप डायरेक्ट हमसे मिलिए, आपको हर समस्या का समाधान होगा। आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर आप गरीब हैं, आप फ्री में कॉस्ट में आकर के आप पढ़ करके यहाँ से जा सकते हैं। आपको किसी भी पैसा के यहाँ पे सामना नहीं कर पाएगा। और हम लोग का जो फ़ी इतना न्यूनतम इतना कम है कि कोई गरीब से गरीब भी आसानी से इसको पूर्ति कर सकता है। सर हमारे समाज में ये भी देखा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा तो हम 10वां या तो फिर 12th तक करवा पाते हैं, तो इसके लिए उनके अभिभावकों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभिभावक को आगे बढ़ना होगा। ऐसा आप नहीं सोचिए कि बेटियां जो ऐसे 12th तक के पढ़ ली तो घर में काम करेगी, ससुराल चले जाएगी। बेटियां ही शिक्षित रहेगी तो एक घर नहीं 2 घर संभालेगी। और जब घर सुखी संपन्न रहेगा तो जहां आप कार्य करेंगे वह भी सुखी संपन्न से काम होगा। तो आपको भी बेटियों के जितना बेटा पे भरोसा करते हैं उतना आपको बेटियों पे भी भरोसा करना होगा। तभी जो है से संसार भी बदलेगा और आपकी जो सभ्यता है वह भी बदलेगी। ये आपको नहीं सोचना होगा कि हमको बेटा के IAS बना देना है और बेटी को गोबर चुनने के लिए लगा देना है। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी कभी भी नहीं बदल पाएगी, आपकी परिवार की ज़िंदगी कभी नहीं बदल पाएगी। क्योंकि बेटी जब पढ़े लिखेगी ना तो आपको आगे बढ़ाएगी। अगर बेटा पढ़ेगा तो 1 घर आगे बढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो 2 घर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सर, ये सही बात है कि हम लोग समाज में अपनी बेटियों को ज़्यादातर पढ़ा नहीं पाते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आए एक अच्छी घराने की और पढ़ी लिखी आए, तो ये संभव नहीं हो सकता। अगर हम नहीं पढ़ा पाए तो हमें बहू भी कहाँ से मिलेगी? तो ये गलत है। हम लोगों को बेटियां हो चाहे बेटा हो, हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बेटी ही है जो पहले बेटी होती है, फिर वो किसी की बहन बनेगी, फिर किसी की बीवी बनेगी और वही है जो माँ बनेगी। कहा जाता है बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तेरे बिन सफ़र अच्छा नहीं लगता, ज़माने भर की नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर घर में बेटी ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमें जैसे हम अपने बेटों को ध्यान देते हैं वैसे ही हमें बेटियों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें भी उसी तरह से हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, उसी तरह से हम मानेंगे जैसे हम अपने बेटों को लड़कों को मानते हैं। तो और भी सवाल तो इससे बहुत कुछ है, पर मौसम के अनुसार अगर देखा जाए तो अब अंधेरा होते जा रहा है। इस अंधेरा में तो इस प्रकृति में तो हमें सवाल बहुत आ रहे हैं हमारे मन के अंदर में, लेकिन समय को देखते हुए और आखिरी एक सवाल है कि सर अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका छात्र जो जुड़ते हैं अगर वो ऑफलाइन में आकर के पढ़ना चाहते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से आपका PDF लेना चाहते हो, आपका सिलेबस लेना चाहते हो, तो आप किस प्रकार उन्हें दे सकते हैं? देखिए, ऐसे तो हम लोग का जो PDF होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो जा करके टेलीग्राम चैनल पर से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीनियस कैरियर पॉइंट का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए और सर्च कीजिए। आप 10th 11 12 9 10th जो भी है आप उसका PDF अवेलेबल हो सकते हैं। और एक कलीम सर का भी स्पेशल जो है GCP कलीम सर बायोलॉजी के नाम से है टेलीग्राम, उस पे जाइए और पूरा एकदम 9 से लेकर के 12 तक के बायोलॉजी का एक चैप्टर उपलब्ध है। तो आप जाइए और लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया आपको नहीं लगने वाला है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कम शुल्क में हम लोग इस शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है। जी बिल्कुल सर, और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा समाज जो है आगे बढ़े। सब लोग सोचते हैं सिर्फ आगे बढ़े, तो ऐसे नहीं बढ़ सकता। जब तक हम लोग शिक्षा को हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो हम लोग कहीं भी रहें, शिक्षा आज के दिनों में तो कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता। शिक्षा जैसे कि हम लोग देखे होंगे, शिक्षा आज के दिनों में किसी भी माध्यम से आपके नज़दीक में भी बहुत सारे शिक्षण संस्थान होंगे, तो आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ आपको फैसिलिटी मिल पा रही है, अच्छा शिक्षा मिल पा रहा है, तो आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो हमारा जीनियस करियर पॉइंट से जुड़िए और यहाँ पे
सर के द्वारा बहुत सारे माने हर एक सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, 9th से लेकर के 12th तक हर एक सब्जेक्ट का सारा कुछ मिलेगा। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते तो जीनियस करियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, और सिर्फ स्पेशलिस्ट आप बायो पढ़ना चाहते क्लास 9 से 12 तक तो कलीम सर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा। तब हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आप जाते जाते शेयर करेंगे। कुछ आप बदलिए बिहार को, कुछ हम लोग बदलेंगे और कुछ यहाँ के शिक्षक बदलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।